गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपना लास्ट जो टॉपिक था मानव तंत्र, उससे रिलेटेड अपन ने बहुत सारे लेक्चर पढ़े थे। लास्ट में अपन ने बात की थी कि जो मानव तंत्र है उसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बड़े क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखोगे, छोटे के कैसे लिखोगे, पूछ क्या रहा है, इसके अलावा आंसर की लिमिट क्या होगी, ये सब अपन डिस्कस कर चुके। अब अपन देखते हैं अपना अगला चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 है वो है आपके आनुवंशिकी से संबंधित। आनुवंशिकी से क्या तात्पर्य होता है, सबसे पहले देखेंगे आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण वो होते हैं जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं। आनुवंशिक लक्षण वो होते हैं जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएंगे। कैसे जाएंगे? गुणसूत्रों के थ्रू जाएंगे। तो जैसे माता पिता के जो लक्षण अपने में आए या आप लोगों में आए या किसी में भी आए, वो किसके थ्रू आए हैं? आपके गुणसूत्रों के थ्रू। और यही लक्षण क्या कहलाते हैं? आपके आनुवंशिक लक्षण। तो अपन आज पढ़ेंगे आनुवंशिकी, ठीक है। तो आनुवंशिकी से मतलब है सजीवों के वो लक्षण जो वंशागत होते, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, उनको बोलते हैं वंशागत लक्षण। और इन वंशागत लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का और विभिन्नताओं का मतलब होता है अपन अपने मम्मी पापा जैसे हैं पर बिल्कुल वैसे नहीं है, उनकी फोटोकॉपी नहीं है। तो ये होती हैं आपकी विभिन्नताएं। और इन सब का अध्ययन साइंस की जिस शाखा में किया जाता है उसको क्या कहते हैं अपन? आनुवंशिकी। और सब देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता तो है मेडल। आनुवंशिकी का पिता कौन है? आपका मेडल। पर आनुवंशिकी शब्द या जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बैटसन ने किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपके किसने किया था? बैटसन ने किया था। ये चैप्टर 3 नंबर का है और इसमें से छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे के पढ़ लोगे तो वो पूरे के पूरे से हो जाएंगे। और जो आपका आनुवंशिक शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है, ध्यान रखना इसको। इसके अलावा आनुवंशिक लक्षण वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में चलते हैं, वो सारे क्या होते हैं? आपके आनुवंशिक लक्षण होते हैं। इसके अलावा एक शब्द और आता है हेरिडिटी। इसका प्रतिपादित किसने किया था? स्पेंसर ने। स्पेंसर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्वप्रथम हेरिडिटी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, जिसको हिंदी में वंशागति भी बोलते हैं। अब देखो, जब लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन से तात्पर्य एक नर होगी एक मादा होगी, मतलब दो लिंग होंगे, उनमें आपस में क्रॉस होगा और उससे नई संतति की उत्पत्ति होगी। इसे क्या कहते हैं अपन? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है आपका? क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, जिससे क्या आती है? आपकी विभिन्नताएं आती है, वेरिएशंस आती है, ठीक है। तो छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन बन गए। आनुवंशिकी क्या है? जेनेटिक्स शब्द सर्वप्रथम बैटसन ने दिया। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? वंशागति क्या है? हेरिडिटी शब्द किसने दिया? ये सारे किसमें आएंगे आपके इसमें। अब देखते हैं मेंडल। तो मेंडल से कई बार मेंडल का नाम पूछा जाता है, पूरा नाम पूछा जाता है, तो आपको पूरा नाम भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके प्रयोग कब से कब तक हुए? 1822 से लेके 1884 तक। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या किया? वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। ये कोई नहीं पूछेगा मेंडल का जन्म कब हुआ, 22 जुलाई, ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अब जो मेंडल है उनकी जो एक्चुअल, जो कह सकते हैं नॉलेज वाली बात है, ये अपने यूज की है, वो कहाँ से शुरू होती है? ये क्या करे, इन्होंने दर्शन शास्त्र से डिग्री। दर्शन शास्त्र का मतलब होता है आत्मा, परमात्मा, फिलोसफी जिसको बोलते हैं। आत्मा क्या होती है? परमात्मा क्या होती है? भगवान क्या है? इन सब से रिलेटेड इनका क्या थी? इनकी शिक्षा थी। पर इनका इंटरेस्ट किस में था? साइंस में था। इनका इंटरेस्ट किस में था? आपका साइंस में। तो अब ये दर्शन शास्त्र से पढ़े लिखे थे, तो इनको क्या बना दिया? चर्च में पादरी बना दिया। पादरी जैसे अपने मंदिर में पुजारी होता, वैसे चर्च में क्या बन गए? ये पुजारी बन गए, ठीक है। अब जो देखो होता क्या है, अपने तो यहाँ क्या होता है, इंडिया में सिस्टम होता है कि जो मंदिर का पुजारी होता है उसको अपन दान दक्षिणा देते रहते हैं, उसे लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
पर जो चर्च में जो पादरी होता है, चर्च में जो पादरी होता है उसकी ड्यूटी होती है कि अगर उसके गार्ड, उसके जो एरिया उसके अंडर में आ रहा है, चर्च में जो एरिया उसके अंडर में आ रहा है और चर्च के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, चर्च में जितने भी लोग रह रहे हैं, तो उनको फल सब्जी है, उनके खाने पीने की व्यवस्था वो कौन करेगा? आपका पादरी करेगा। तो इनका जो चर्च का जो उद्यान था, गार्डन था, उसमें क्या किया इन्होंने? उद्यान मटर की खेती की। ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये जो इन्होंने उद्यान मटर में क्या किया? संकरण किया, आपस में पौधों का क्रॉस करवाया। और कितने साल तक किए? कम से कम 7 साल तक किए इन्होंने। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पौधे पे किए? मटर के पौधे पे। वो ऑप्शन, और जैसे ऑप्शन वाले आपके तो नहीं आते, पर आपको ये ध्यान रखना है कौन से पौधे पे किए। तो सबको पता है मटर पे किए, पर कौन सा मटर? उद्यान मटर। ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कौन सा मटर था आपका? उद्यान मटर। तो गार्डन पी का आपको जवाब देना है। तो उद्यान मटर पे प्रयोग किए थे उन्होंने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब क्या हुआ? इन्होंने प्रयोग किए। ठीक है। हर साइंटिस्ट प्रयोग करता है, उनको क्या करता है? पब्लिश करवाता है। तो 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी संस्था है, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो इन्होंने जो भी प्रयोग किए, उन्होंने क्या किए? इन प्रयोगों को इसमें प्रकाशित करवाया। भाई मैंने ये प्रयोग किए, ये मेरे रिजल्ट आए। ठीक है। ये हर साल प्रकाशित होती है। शोध पत्र होते हैं ना, जो भी वैज्ञानिक वगैरह रिसर्च वगैरह, उसमें प्रकाशित करवाए। और इनका जो था, जो हेडिंग थी वो क्या था? पादप संकरण पर प्रयोग। ठीक है। शीर्षक था। इसके आधार पर इन्होंने प्रकाशित करवाया, प्रकाशित हो गए। फिर क्या हुआ कि इनका जो शीर्षक था उस पे किसी का ध्यान नहीं गया, उस पे किसी का ध्यान नहीं गया। और 6 जनवरी 1884 को मेंडल की क्या हो गई? आपकी मृत्यु हो गई। इन्होंने इन आनुवंशिकता के नियम दिए। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी की खोज की थी, पर दुर्भाग्य कहेंगे इसे कि इनकी मृत्यु हो गई। पर फिर उसके बावजूद भी इनको क्रेडिट नहीं मिला। इसके बावजूद भी इनको क्रेडिट नहीं मिला कि इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनका जो शोध पत्र प्रकाशित हुआ था, उस वक्त सारे वैज्ञानिक किधर ध्यान आकर्षित था? वैज्ञानिकों का चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत की ओर। अपन जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे वहां डार्विन आएगा, तो जितने भी साइंटिस्ट थे सबका ध्यान किधर था? चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत पे। डार्विन ने कहा कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से हुई है। तो एक बात बताइए आप, ये ज़्यादा इंटरेस्टेड लगेगा आपको पढ़ना कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से कैसे हुई, कैसे विकास हुआ, क्या हुआ? या फिर आप ये पढ़ोगे कि मटर का पौधा लिया, उसमें संकरण करवाया, 2:4 प्राप्त हो रहा है, 2 लंबे हैं, 2 बौने हैं, F1PD में सारे प्रभावी लक्षण है? ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या वो? इसीलिए लोगों का ध्यान क्या हुआ? मेंडल की रिसर्च पे नहीं गया। ये दुर्भाग्य ही है मेंडल का कि उसके जीवन काल में उसकी खोज का क्रेडिट उसे नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन वैसे बनेगा तो आप आंसर दे सकते हो। अब देखते हैं कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल क्यों हुआ। देखो, ये नहीं कह सकते कि मेंडल से पहले के साइंटिस्ट ने इस पे प्रयोग नहीं किए, आनुवंशिकता पे। बहुतों ने किए, कई वैज्ञानिकों ने किए, पर सफल नहीं हुए। मेंडल क्यों सफल हुआ? उसके कारण दे रखे हैं। ये कारण से भी क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेंडल की सफलता के कारण लिखिए। तो पहला कारण है, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ऐसे नहीं जैसे मेंडल ने क्या लिया? एक लक्षण लिया, लंबा और बौनापन। तो किसका लक्षण है ये? लंबाई का लक्षण। ऐसे नहीं, लंबाई का भी ले रहा है, पौधे की आकृति का भी ले रहा है, फूल का रंग भी ले रहा है। अगर वो ऐसे लेता तो हो सकता है उसके कुछ गुण मिक्स हो जाते, क्योंकि उस टाइम तो इतने वो उपलब्ध जो उपकरण थे इतने क्लेरिफाई भी नहीं थे। तो मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, इसलिए वो सफल रहा। दूसरा कारण क्या है? मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग किए थे। जो भी आंकड़े प्राप्त हुए थे, 2:4, कैसे पौधे प्राप्त हुए, उन सबको क्या करा? आपका सांख्यिकी, मतलब उनका गणितीय विश्लेषण किया उन्होंने, इसलिए भी सफल हुआ।
इसके अलावा मेंडल ने जिस पादप का चुनाव किया था वो भी क्या किया था, सोच समझ के किया था। कैसे? उसने ऐसा पादप लिया जिसका जीवन काल छोटा था। अब वो नीम का पेड़ लेता तो उसको बड़े होने में कितना टाइम लगता, आम का लेता, मतलब ऐसा पादप लिया उसने कि उसका जीवन चक्र 2-2.5 महीने में खत्म हो जाए, तो फिर नई वैरायटी प्राप्त होगी, फिर संकरण करवाएगा। इसलिए मेंडल अपने प्रयोगों में क्या रहा, आपका सफल रहा। ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 से 1.5 नंबर का क्वेश्चन बनता आपके डायरेक्ट। अब अगला क्वेश्चन आता है, मेंडल ने मटर के पादप को क्यों चुना? और भी बहुत सारे पादप थे, किसी को चुन लेता, बहुत सारे पादप है। अपन मान ले कि उसने मटर के पादप के न चुन के वैसा कोई दूसरा पादप चुन लेता, क्यों चुना मटर का पादप? तो क्वेश्चन आता है, मेंडल ने मटर के पादप को ही क्यों चुना या उद्यान मटर को ही क्यों चुना? देखो इसका आंसर, 1 वर्षीय पादप होता है, ठीक है। 1 वर्षीय से तात्पर्य, देखो पादपों का 1 वर्ष और अपना 1 वर्ष अलग अलग होता है। अपने होते 365 दिन, पादपों को बांटा गया 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय में। किस किस में बांटा गया है? 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय का मतलब होता है 1-1.5 महीने से 2.5-3 महीने मैक्सिमम, 2.5 से 3 महीने। द्विवर्षीय का मतलब होता है 6 महीने तक, और बहुवर्षीय का मतलब 1 साल से ज़्यादा, कितना भी हो सकता है। तो 1 वर्षीय पादप था, थोड़े से समय में उसका जीवन काल शुरू हुआ और खत्म हो गया। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल का मतलब है नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पे या एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों उपस्थित थे, ठीक है। दोनों जब एक ही में, तो स्वपरागण, स्वपरागण, परागण का मतलब पुष्प के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, पुष्प के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। स्वपरागण का मतलब आपस में ही परागण कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि स्त्रीकेशर भी वही है और पुंकेशर भी वही है, ठीक है। तो द्विलिंगी पुष्प थे, स्वपरागण आसानी से हो सकता था और आपको शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त हो सकता। इसके अलावा विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण, विपुंसन का तात्पर्य होता है कि जब जैसे ही जो नर पुष्प है वो परिपक्व हो, नर भाग जो परिपक्व हो, उससे पहले परागकणों को चिमटी की सहायता से क्या कर दे, अपन अलग कर दे। जैसे ही नर भाग परिपक्व हो रहा है पुष्प में, उससे पहले ही अपन उसको चिमटी से या हाथ से अलग कर दे, जिससे स्वपरागण संभव नहीं हो। तो इस विधि को क्या कहते हैं अपन? विपुंसन विधि, ठीक है। इसीलिए भी मेंडल क्या हुआ आपका? सफल हुआ। इसलिए भी मेंडल क्या हुआ आपका? सफल हुआ। तो ये अगला कारण है मेंडल की सफलता का। तो ये है मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, उसके रीज़न दे रखे हैं। अगला रीज़न है कि उसने क्या किए, मटर के जो पौधे थे उसमें विपरीत गुणों को चुना, विपरीत गुणों को चुना। और वो कौन से विपरीत गुण थे, इसके आधार पे भी क्वेश्चन बनता है। मेंडल ने क्या किया, मटर में 7 विपरीत गुणों को चुना। ये अच्छा क्वेश्चन है। पादप की लंबाई, कौन कौन से गुण थे? पादप की ऊंचाई है, पुष्प की स्थिति है, परिपक्व फली की आकृति है, पुष्प का रंग है, बीज की आकृति है, बीज का रंग है। ये सारे क्या थे आपके? 7 जोड़ी विपरीत लक्षण थे। अब पादप की ऊंचाई या तो लंबा होगा या बौना मतलब छोटा हो सकता है। पुष्प कैसा होता है? कक्षीय और अग्रस्त। कैसा हो सकता है आपका? या तो कक्षीय हो सकता है या फिर कैसा होता है आपका? अग्रस्त। कक्षीय से क्या तात्पर्य है और अग्रस्त से क्या तात्पर्य, वो देख लीजिए आप। कक्षीय से तात्पर्य है, जैसे मैंने एक शाखा ली, ये शाखा ले ली मैंने, ठीक है। अब एक ये इधर से शाखा निकल गई, क्या कह रहा है? कक्षीय, ठीक है। अब यहाँ से शाखा निकली इन दोनों के बीच में से, और यहाँ पे पुष्प लग रहा है, तो ये तो कैसा हो जाएगा आपका? कक्षीय हो जाएगा, ठीक है। अब अग्रस्त कैसे होगा? अग्रस्त देखिए आप, ये है आपका अग्रस्त, ठीक है। अब एक मैंने शाखा ली, अब ये इसकी शाखा, और फूल कहाँ लग रहा है आपका? यहाँ पे। तो ये कैसा हो गया आपका? अग्रस्त, और ये कैसा हो गया आपका? कक्षीय। तो ऐसे आप, इसने क्या लिया? पुष्प लिया, ठीक है। दोनों स्थिति में देखा कि पुष्प कैसा है। इसके अलावा परिपक्व फली कैसी है? फूली है या संकीर्णित है? परिपक्व फली का रंग हरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, ठीक है। पुष्प का रंग बैंगनी और सफ़ेद। देखो अपन ने सफ़ेद पुष्प देखे होंगे मटर के, पर बैंगनी पुष्प भी होते हैं। बीज की आकृति गोल हो सकती है और झुर्रीदार, बीच में से रिंकल्स पड़ जाए। बीज का रंग पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। तो ये 7 जोड़ी क्या किए इन्होंने? विपरीत लक्षण लिए, जिसकी वजह से मेंडल क्या हुआ आपका? सक्सेस हुआ, सफल हुआ।
अब एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, मेडलवाद की पुनः खोज किसने की थी? मेडल खत्म हो गए, उनको मरे हुए 35 वर्ष हो गए, उनके जीवन काल में उनको क्रेडिट नहीं मिला, अपन पढ़ चुके हैं। फिर 3 साइंटिस्ट, अलग अलग देशों के 3 अलग अलग वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे, वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिर वो उन्हीं रिजल्ट पे पहुंचे जो 35 साल पहले मेडल, ये 35 और 36 भी आता है, कई बार 36 भी आता है, कई बार 35 भी आता है, तो इसमें इतना कन्फ्यूजन होने की दिक्कत नहीं है। तो 35 साल जब अपनी बुक में 35 दे रखा, तो अपन इसी को मान के चलेंगे। तो 35 साल बाद अलग अलग साइंटिस्ट, हॉलैंड के थे हुगो डीवरीज, जर्मनी के कॉल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया नहीं है बेटा, ये ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमार्क, ये तीनों अलग अलग कार्य कर रहे थे। अब अलग अलग कार्य की इन्होंने रिसर्च की और फिर पत्रिकाओं में प्रकाशित किया, तो ये तीनों उसी रिजल्ट पे पहुंचे जो 35 साल पहले मेडल क्या कर चुके, आप कहते हैं पहुंच चुके थे। इसीलिए मेडल को क्या कहा जाता है आपका, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता। तो ये अपना इतना टॉपिक था, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, कल संडे इसको रिवाइज करोगे, आपके पास प्रॉपर मैटर है, जो पिछला पढ़ा हुआ है आपकी ड्यूटी बनती है उसको रिवाइज करोगे। रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, रिवाइज नहीं करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। कितना ही पढ़ लो आप, मैं कितना ही पढ़ा दूँ, रिवाइज नहीं होगा तो पढ़ा हुआ बिना पढ़ा एक बात है। इसलिए आपकी ड्यूटी है, घर पे बैठ के पढ़ोगे, अच्छा आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम है, किसी के घर जाना नहीं है, किसी से फालतू बात करने का टाइम है नहीं, जाओगे तो वैसे पछताओगे। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए घर पे।